जय हिंद बच्चों, मैं अमित सिंह नेगी द्रोणेश्वर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी करंट अफेयर की 9वीं क्लास चल रही है, तो चल स्टार्ट करते हैं हम। देखिए आज हमारे पास क्या है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़, इसके अलावा हम रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों सुर्खियों में है, इसी से जुड़ा हुआ है हमारे देश में पाए जाने वाली बियर स्पीसीज यानी कि भालुओं की प्रजातियों के बारे में हम देखेंगे। और साथ ही हमारे पास एक डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है जो है BVS-10 सिंधु। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया गया है, BVS-10 सिंधु हाल ही में इंडक्ट किया गया है भारतीय आर्मी में, जो कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। यह एक सबमरीन हंटर किलर की व्यवस्था है, आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन आर्म्ड व्हीकल है, मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और इसके अलावा मेन बैटल टैंक है MBT। देखिए हाल ही में भारत ने L&T एंड BAE सिस्टम एक जर्मन कंपनी है ये, और L&T भारतीय कंपनी है, दोनों ही प्राइवेट एंटिटीज हैं। इनको भारत में BVS-10 सिंधु को के संदर्भ में कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किया गया है भारतीय आर्मी द्वारा। यह एक स्पेशलाइज्ड ऑल टेरेन आर्म्ड व्हीकल है, वह बख्तरबंद वाहन जो कि किसी भी प्रकार के भौगोलिक संरचनाओं में सक्षम है। इसके अलावा इसकी क्या विशेषता है देखें जरा, ये डिज़ाइन किया गया एक यूनिक डिज़ाइन के साथ, ये एम्फीवियस कैपेबिलिटी से युक्त है। एम्फीवियस वह विमान या वाहन होते हैं जो कि जल थल दोनों में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ये हिमालय की हाइट से लेके कोस्टल मार्शलैंड जो होते हैं वहाँ जाने में सक्षम माने जाते हैं। आप इसका एक ढांचा देख लीजिए, यह दो अलग अलग जो वाहन हैं उनको मिलाकर बनाया गया है, आपस में जोड़ा गया है इन्हें। ये देख सकते हैं BVS-10 को, ठीक है। ये एक लेजेंडरी वाहन माना जाता है। भारत में ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सी यूरोपियन मिलिट्रीज जो है इसको यूज़ करती हैं अपने कन्वेंशनल वारहेड में। अगर हम देखें कि मैंने अभी आपको बताया ये 2 सेक्शन कनेक्टेड डिज़ाइन है जो कि इसे डिफरेंट या डिफ़िकल्ट टेरेन जो होते हैं उनमें चलने में सक्षम बनाता है। देखिए किन किन आर्मीज में इसको सर्विस में ऐड किया गया है, उसमें है ऑस्ट्रिया, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम। यानी कि ये अभी चल रहे यूक्रेन और रशिया वार में भी अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है। हाल ही में जर्मन आर्मी और US आर्मी ने अपने कोल्ड वेदर ऑल टेरेन व्हीकल प्रोग्राम में भी इसे यूज किया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बियर स्पीसीज फाउंड इन इंडिया इज ऑल्सो कॉमनली रेफर टू एज अ मून बियर। मून बियर के नाम से भारत में पाई जाने वाली भालुओं की कौन सी प्रजाति को कहते हैं। हिमालयन ब्राउन बियर, स्लॉथ बियर, एशियाटिक ब्लैक बियर और मलेशियन सन बियर। देखते हैं भालू इस बार क्यों सुर्खियों में है। देखिए हाल ही में रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यह रतन महल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सुर्खियों में रहा है। रतन महल गुजरात में आता है, ठीक है। गुजरात का ये मैप आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को कवर करने की कोशिश की है। आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, रतन महल जो है यहाँ पर पड़ता है पूर्वी गुजरात में, जो कि सीमा मिलाता है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है। तो रतन महल हाल ही में सुर्खियों में रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार हम वाइल्ड टाइगर को हैबिटेट होते हुए पाते हैं। पहली बार गुजरात में वाइल्ड टाइगर देखने को मिलता है। देखिए गुजरात जो है एक सूखा प्रदेश है, यहाँ पर वन उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो बाघ जो होता है, बाघ एक वनों में रहने वाला पशु है, ठीक है। ये शेर की तरह खुले मैदानों में या फिर जो घास के मैदान होते हैं या मार्श टेरेन होती हैं उनमें नहीं पाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो शेर होते हैं वो घने जंगलों में नहीं देखने को मिलते हैं। आपको उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में शेर देखने को नहीं मिलेंगे। ये ज़्यादातर आपको कोस्टल रीजन और जो आपके जो घास के में जो मैदान होते हैं वहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमें ये जो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली बार बाघ देखने को मिला है गुजरात में।
रतन महल जो है गुजरात स्टेट में पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बाउंड्री पर देखने को मिलता है। इसकी जो स्थापना है 1982 में की गई थी। रतन महल को स्लॉथ बियर सेंचुरी के रूप में भी के रूप में भी जाना जाता है। जो स्लॉथ बियर होता है भारत में पाए जाने वाली बियर की सबसे कॉमन प्रजाति है। बियर मतलब भालू, ठीक है। स्लॉथ बियर इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। साथ में जो आपके पास जो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो पन्नम रिवर जो है गुजरात, सेंट्रल गुजरात में वहाँ पाई जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो है बियर की जो 4 प्रजाति हैं वो कौन कौन सी है, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली जो प्रजाति है वो है एशियाटिक बियर की, दूसरी है हिमालयन बियर, तीसरा है मलायन सन बियर और चौथा है स्लॉथ बियर। सबसे आम जो बियर की प्रजाति हमें देखने को मिलती है वो होती है स्लॉथ बियर की, जिसे आपने अपने राह चलते कई बार मदारियों के पास देखा होगा, जो इनके थ्रू कुछ एक्टिविटी कराते देखे जाते हैं। ये थोड़ी छोटे प्रकार की बियर होती है, इनकी जो ठूट होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। जैसे कि ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, ये स्लॉथ बियर का एग्जाम्पल है। इसी से थोड़ा सा विकसित रूप जो होता है एशियाटिक ब्लैक बियर का देखने को मिलता है। ये भी हमारे ये जो स्लॉथ बियर है वो भारत के उत्तरी भाग से नीचे के सभी पोर्शन में देखने को मिलती है, मध्य भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत में। और जो आपके एशियाटिक बियर है ये लगभग पूरे भारत में देखने को मिलती है। ये स्लॉथ बियर से थोड़े बड़े होते हैं, इन्हीं को मून बियर भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा है। मून बियर इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी छाती पे एक विशेष प्रकार की आकृति बनी होती है। पूरी तरह से काले होने के बावजूद इनकी जो छाती होती है वो सफ़ेद देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बैटमैन का जो बैट का स्ट्रक्चर होता है उस तरीके का। इसके अलावा ब्राउन हिमालयन बियर जो होते हैं ये हिमालयन इन हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालय से लेके लीजर हिमालय के बीच में। ये थोड़े से हाइबरनेशन में भी आपको देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से पोलर बियर मिलते हैं। और एक सबसे एंडेमिक तो नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं मलायन सन बियर। ये आपको पूर्वोत्तर भारत में असम और नागालैंड में देखने को मिलेंगे। ये मूलतः मलायन यानी कि जो मलायन पेनिनसुला है सिंगापुर मलेशिया का, वहाँ के एंडेमिक हैं, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट इज अवॉर्डेड एनुअली। उसके लिए जो मॉनेटरी वैल्यू जो दी जाती है प्राइज में वो क्या है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है। तो हमें इनके लिए भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहने की आवश्यकता है। हर बार यही नहीं पूछेगा कि 2024 में ये प्राइज किसको दिया है। अब उसको पता है कि ये बच्चे पढ़ के आने वाले हैं, इसलिए वो उससे जुड़ी हुई कोई स्टैटिक जो इन्फॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। तो देखते हैं क्या है इसके ऑप्शन। 10 लाख है, 25 लाख है, 50 लाख है या 1 करोड़ है। क्या मॉनेटरी वैल्यू दी जाती है अवॉर्डी को। तो इस बार सुर्खियों में क्यों है, देखिए मिशेल बैचलेट जो है, जो फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट रही हैं, उन्हें 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट दिया गया है, ठीक है। ये हैं जो हमारे वो महिला हैं मिशेल बैचलेट को। उसके अलावा अब इसके बारे में देखते हैं हम, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज है क्या है। देखिए इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है इंदिरा गांधी जी की स्मृति में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी, ठीक है। उस समय जो उनके जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अपनी माताश्री के जो सम्मान में ये प्राइज की शुरुआत की थी। इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है वो मूलतः शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के सभी लोगों को दिया जाता है। इसका जो मॉनेटरी अवार्ड है वो 25 लाख रुपए दिया जाता है और साथ ही एक सिटेशन, एक प्रशस्ति पत्र होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए ये जो अवार्ड है ये प्रति वर्ष दिया जाता है उन लोगों को बिना किसी नेशनलिटी के, रेस के, रिलीजन के डिस्टिंग्विशन को लेके, जो कि प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल पीस एंड डिसआर्मामेंट। अभी हम ये देखते हैं कि अभी तक कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, यह अवार्ड दिया जा चुका है। आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये चीज़ हो जाती है कि पहला पुरस्कार जो था मिखाइल गोर्बाचोव जो थे
सोवियत यूनियन के जो उस समय के प्रीमियर या प्रेसिडेंट थे उन्हें दिया गया था 1987 में। जैसे कि मैंने बताया 1986 में से शुरू किया गया था और पहला प्राइज़ जो था मिखाइल गोर्बाचोव को दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ पर्सन को नहीं दिया जाता है, किसी संस्थान को भी दिया जा सकता है। तो यूनिसेफ वो संस्थान है जिसे ये दिया जा चुका है। इसके अलावा यूएन को ये दिया जा चुका है, साथ ही इसरो को ये दिया जा चुका है, ठीक है। और प्रथम एनजीओ जो कि एजुकेशन के सेक्टर में बहुत काम कर रहा है उसे भी ये दिया जा चुका है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी। पिछले वर्ष 2023 में यह पुरस्कार डैनियल बैरनबोम और अल अबू अवाद को दिया जा चुका है। ये अर्जेंटीना के म्यूजिशियन हैं और अल अबू पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट। कुछ फैक्ट जैसे कि अभी तक सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्रियों में मनमोहन सिंह जी को यह पुरस्कार 2017 में दिया गया था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इस तरीके के जो नॉट, यस और जो आपके सामने जो क्वेश्चंस में स्टेटमेंट आती हैं उसको आपने उसी टाइम अंडरलाइन करने की कोशिश करनी है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का मेंबर नहीं है। सेशल्स, मालदीव, बांग्लादेश और मॉरिशियस। देखते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्यों सुर्खी में रहा है। देखिए, हाल ही में नवंबर के महीने में 7वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की एक मीटिंग हुई थी जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ये क्या चीज़ है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एक जो रीजनल क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप है। इस तरीके के ग्रुप की हमने एक बार बात की थी एससीओ के संदर्भ में। जो सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग में ही आता है। देखिए, कोलंबो सिक्योरिटी ग्रुप के जो मेंबर है वो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशियस और सेशल्स है। ये ज़्यादातर वे देश हैं जो किसी न किसी तरीके से इंडियन ओशन से लगे हुए हैं, ठीक है। एससीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्रमोट करना है जो क्षेत्रीय सुरक्षा है उसको, और ट्रांसनेशनल जो थ्रेट्स होते हैं, जो पारदेशीय जो खतरे होते हैं, उन चैलेंजेस को मेंबर देशों के बीच साझा करना। देखते हैं फिर क्या इसके ओरिजिन के संदर्भ में। देखिए, इसकी शुरुआत जो थी वो 3 देशों ने मिलकर की थी। उसमें हम देखते हैं इंडिया, मालदीव और श्रीलंका ने इस संगठन को 2011 में ट्राइलेटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉरपोरेशन के रूप में इसकी स्थापना की थी। अब आपसे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि रिसेंटली the organization held their meeting which is earlier known as a trilateral for maritime security corporation। तो आपको वो ऑप्शन दे देगा, आपको उसका आंसर बताना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है ट्राइलेटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। इसमें इनिशियली जो मेंबर थे इंडिया, मालदीव और श्रीलंका हुआ करते थे। बाद में इसमें हम देखते हैं कि मॉरिशस 2020 में ऐड हुआ, बांग्लादेश 2024 में इसमें ऐड हुआ, और हाल ही में सेशल्स इसका मेंबर बना है 2025 में। इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट जो होता है, स्थायी सचिवालय जो है वो कोलंबो में पड़ता है, जो कि श्रीलंका की कैपिटल है। अब इस मैप में देखने की कोशिश करिए कि जो इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स है जो हमारे इंडियन ओशन की, वो किस तरीके से है। देखिए, हम्बनटोटा जो कि चाइना ने 99 साल के लिए लीज पे ले रखा है, जबकि चाइना इंडियन ओशन में किसी तरह का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता है। उसके अलावा डियागो गार्सिया जो है एक यूएसए का एयर बेस है और मिलिट्री बेस है। उसी तरीके से अगर हम देखें आगलिका जो कि मॉरिशस का नॉर्थन आइलैंड है, ये कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स को वहाँ पर अलाउ करता है अपनी लैंडिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोलंबो, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, मॉरिशियस और सेशल्स से नीचे आएगा, सॉरी यहाँ सेशल्स है, और मालदीव, इन देशों से मिलकर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का गठन करते हैं। तो इसी के साथ आज की ये क्लास खत्म होती है। आगे के लिए धन्यवाद।